स्टूडेंट टू अवर चैनल फिजिक्स फॉर अस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंसिडर किया था कि हम क्लास 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो मैंने आपको बता दिया था कि कितने पॉइंट आपको उसके अंदर कवर करने हैं, और उसमें से जो आपको दो जो मेन टॉपिक थे उसके जो प्रीवियस जो आपको समझे थे इलेक्ट्रिसिटी से पहले, वो मैंने आपको समझा दिए थे, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा वो रिकॉल कर दूं कि हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आज के टॉपिक हैं, उससे पहले क्या पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। चार्ज मैंने बताया था किसी मेटल में प्रेजेंट एटम में, जो एटम के आउटर शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलता है, चार्ज मिलता है, और वही चार्ज हमको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या जिसको हम कहेंगे कि चार्ज की वजह से ही आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कोई बहुत ज्यादा अननोन हमारे लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम डेली यूज करते हैं, हमारे घरों में भी है, हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आजकल जी भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज के लिए बता चुके थे। इसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट भी बताया था मैंने कि चार्ज पे डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको कहीं वन लाइन में इलेक्ट्रिक करंट को समझाना है तो सिंपल सा हम समझा सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, जहां पे भी हम इलेक्ट्रिक करंट को शो करेंगे वो आई से करेंगे, यानी कि इसका सिंबल जो होगा वो आई होगा, और फॉर्मूला हो जाता है इसका आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, नाउ अगर इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी, चार्ज की यूनिट है आपकी कूलाम, और टाइम की यूनिट सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड। और अगर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो वो है इसकी एम्पियर, यानी कि ये सबसे पहले एम्पियर ने डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए इसकी स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर के नाम पर पड़ी। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और चार्ज, ये चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी। अब हम आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने से पहले थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की बात ये जाती है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ओके, नाउ हमें स्विच ऑन करते ही हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है, या जो भी फैन ऑन शुरू, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है स्विच ऑन करते हमारे घरों में शुरू हो जाती है चलना, लेकिन वो चालू ही रहती है, वो बंद नहीं रहती जब तक कि हम स्विच ऑफ नहीं कर देते। ओके, तो ये कंटिन्यूटी कैसे बनी रहती है, यानी कि कंटिन्यूटी चार्ज का फ्लो कैसे बना रहता है। कोई भी चीज चालू होने के बाद वो चालू ही, वो बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का कंटिन्यूटी बनाए रखना है, तो उसके लिए उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करना जरूरी होगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नीड क्यों हुई। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंटिन्यूटी रन करने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन करना पड़ता है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो उससे पहले पोटेंशियल को समझे। पोटेंशियल का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि उसका वर्क डन, उसकी पावर, वर्क करने की पावर। जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए, कि भाई मैंने एक वाटर टब लिए हैं दो, ठीक है, दोनों में पानी भरा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस एक वाटर टब में से दूसरे वाटर टब में पानी फ्लो होवे, ठीक है। तो अगर मैंने उनको सेम कंडीशन में रख दिया, यानी कि सेम हाइट पे रखा है दोनों ही टब को, ओके, और अगर मैंने बीच में इस तरह से कोई पाइप जोड़ दिया और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से पानी यहाँ फ्लो हुए, तो होगा क्या कि दोनों का लेवल सेम है। यही अगर मैंने यूँ कर दिया कि एक का लेवल लो कर दिया और एक का हाई कर दिया, उसके बाद अगर मैं पानी फ्लो करना चाहूँ तो आराम से हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज और एग्जाम्पल समझाऊँ कि जैसे कोई भी एक 80 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज है, ठीक है, और उसके पास हमने एक ठंडी चीज रखी जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो हमें अच्छे से पता है कि ठंडी चीज गर्म होना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल एनर्जी इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि चाहे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे ये हमारा पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, सेम लेवल पर नहीं करता है। तो यही चीज हमें इसमें करनी है, हमें चार्ज का अगर फ्लो करना है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है तो उसमें एक लेवल मेंटेन करना जरूरी होगा। ठीक है, उस लेवल मेंटेन पे ही हम चार्ज को कंटिन्यूटी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूटी में फ्लो कर सकेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक लाइन में अगर समझना है तो सिंपल से हमारे पास डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जितना आपको काम करना पड़ रहा है वो ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।
किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम उसकी पावर जो मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख के ही करते हैं। सीधा सा एग्जांपल बताऊं, आप सेल लेने जाते हैं तो भी इसमें वोल्टेज ही देखते हैं, 4 वोल्ट 6 वोल्ट, व्हाट इज द 6 वोल्ट, व्हाट इज द 4 वोल्ट, वो उसकी करंट नहीं, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर समझनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, ओके, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। W जहाँ पे वर्क डन को शो कर रहा है, Q आपका वो चार्ज जो आपको लाने में काम कर रहा है। ठीक, अब इसकी यूनिट की बात करूं तो वर्क की यूनिट जूल, क्योंकि एक एनर्जी है, ओके, और Q यानी कि चार्ज की यूनिट कूलाम, तो या तो इसकी हो जाएगी जूल पर कूलाम, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो वो है वोल्ट। ठीक, यानी कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करना होगा वो हम वोल्ट से करते हैं। एक चीज बताऊं मैं आपको कि जैसे आप एक बल्ब लेते हैं, उस बल्ब को अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, देन स्विच ऑन किया तो वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही 10 वोल्ट की बैटरी अगर आप रिप्लेस करके 20 वोल्ट की बैटरी से कर दो तो वो ग्लो जो पहले कर रहा था उससे ज्यादा एकदम आपको लाइट के साथ ग्लो करना दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसका पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, आपने पोटेंशियल कम किया था, इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया, यानी कि जितना उस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो उतना ही करंट फ्लो करने में सक्सेस होगा। ओके, आई थिंक ये टॉपिक आपका यहाँ क्लियर हो चुका है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। हम इससे पहले जिस टॉपिक में हमने बात करी थी कि जैसे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब ग्लो किया, 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट यानी कि 20 वोल्टेज किया तो बल्ब ग्लो करना ज़्यादा शुरू हो गया। इसका मतलब एक चीज़ साफ क्लियर होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो रिलेशन है वो उसका बिल्कुल डायरेक्टली फॉलो। चीज को ध्यान में रखकर ओम्स ने जो स्टेटमेंट क्लियर किया वो स्टेटमेंट ये है कि it is stated that the potential difference applied across the circuit is directly proportional to the current flowing the circuit at the constant physical condition। यानी कि किसी भी कंडक्टर के एंड पर, दोनों एंड पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है उस करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, माना कि कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को हम डिवाइड किससे मेजर करेंगे, I से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या किससे करते हैं, V से। तो ओम्स के अकॉर्डिंग ये V जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा I के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये ओम्स का स्टेटमेंट है। अच्छा, एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का मतलब ये कि उस कंडक्टर की टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये फिजिकल कंडीशन में ही ओम्स लॉ अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होगा आपका। ओके, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो डिराइव हो जाएगा वो यहाँ से सीधा हो जाएगा कि V is proportional to the I. If we remove the proportionality constant, we use the constant term and the constant term is R, which is denoted by R, और R यहाँ पे क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्या इसका रोल है, वो हमारा अगला टॉपिक है, तो इसको अभी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं समझूंगी, नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टेंस क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो V इज इक्वल टू RI हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ R आपका रेजिस्टेंस है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I आपका करंट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में ये ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो होता ही होता है। हम कंडक्टर की जो डेफिनेशंस कहते हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो वो कंडक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, कंडक्टर क्या चीज है या फिर इंसुलेटर क्या होता है, तो हमने चार्ज के बेसिस पर मटेरियल को तीन डिवाइडेशन में कर दिया है। वो क्या क्या है, एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या है, जो अपने अंदर से चार्ज को इजी वे में फ्लो कर सके, और इजी वे में फ्लो कब करेगा, जब उसके एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ओके, तो कंडक्टर की जो क्वालिटी होती है वो किस पे बेस होती है कि एटम के आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें यहाँ पे आपका कंडक्टर का, और कंडक्टर का मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है जो हमारे घरों में वायर यूज होते हैं वो सारे कंडक्टर है। ओके, इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट कि जिसके एटम तो होते हैं लेकिन उसके आउटर शेल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो चार्ज को फ्लो करेगा ही नहीं, और चार्ज को फ्लो नहीं करेगा तो हमें करंट देगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे आपका इंसुलेटर। और इसके अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो रबर हुआ, है ना, वुडन हुआ, इन सब में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, ये सारे क्या होंगे, इंसुलेटर होते हैं। ओके,
नेक्स्ट जो होता है आपका तीसरा सेमीकंडक्टर, ये आपके 11th 12th में, आप 12th में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जिसमें से करंट तो फ्लो होता है पर उतना नहीं जितना कंडक्टर से होता है, ठीक है। और इसके अंदर का यूज जो हमें करना होगा वो हमें करना पड़ता है हमारे जैसे मोबाइल्स वगैरह, इन सब में जो सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है, ठीक। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है वो हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। और नाउ अब हम समझते हैं ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, कि अगर हम V और I के बीच में अगर ग्राफ को कंडक्ट करें तो क्या होगा कि एक जैसे मैंने V का कोई मेजरमेंट ले लिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मेजरमेंट ले लिया, करंट का कोई मेजरमेंट ले लिया, तो इन दोनों को मैं अगर वैल्यूज को डिनोट करके ग्राफ बनाऊं तो वो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कि कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का बिल्कुल प्रोपोर्शनल चलता है, तो हमारा ग्राफ भी हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ओम्स लॉ का, या किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अब हम नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। आज के लिए